सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग एक वाक्य के साथ शुरुआत करेंगे। ना तू मुड़ेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू रुकेगा कभी, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह है तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। देखिए, डायलॉग केवल डायलॉग ना होकर आप अपने जीवन में उतारें और इसके ही माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोग अग्निपथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पॉलिटी सत्र में उपस्थित हैं। इस पॉलिटी सत्र के तहत हमने पिछली 2 क्लासों में संसद को या पार्लियामेंट का शुरुआत की थी। पार्लियामेंट के तहत हमने राज्यसभा टॉपिक को समाप्त किया था। अब हम आगे चलते हुए लोकसभा, इसे इंग्लिश में द हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, द हाउस ऑफ द पीपल्स भी कहते हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। अगर हम ये देखें कि लोकसभा किसके समान है, तो हम कह सकते हैं कि यह इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है। किसके समान है? ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है। इसके अलावा अगर इसकी तुलना अमेरिका के प्रतिनिधि सभा से भी कर सकते हैं। इसकी तुलना हम प्रतिनिधि सभा से भी कर सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा है इसे रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहते हैं, इसका भी चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ऐसे ही लोकसभा का चुनाव भारत में जनता द्वारा किया जाता है। अब इंग्लैंड में जो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स है इसे हम निचला सदन भी कहते हैं। वहां पर प्रचलित भाषा में निचला सदन भी कहा जाता है। इसी की देखा देखी हम लोकसभा को भी क्या कहने लगे? लोकसभा को भी निचला सदन कहने लगे। लेकिन ये ध्यान रखना, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है शब्द का, संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन प्रचलित भाषा में निचला सदन इसको कहते हैं। अब देखते हैं कि लोकसभा का गठन किस प्रकार किया जाता है। क्या देखेंगे हम? लोकसभा का गठन किस प्रकार किया जाता है। देखिए, अगर हम देखें लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में दिया गया है। इससे पहले जब 104वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो हम कहते थे कि लोकसभा गठन अनुच्छेद 81 में दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जिनमें लोकसभा के गठन संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो हम देखें कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 550। कितनी हो सकती है? 550। 104वें संविधान संशोधन से पहले यह संख्या 552 थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। उसके माध्यम से जो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को चुन सकता था, जब लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो, उसको समाप्त कर दिया गया। अब 550 संख्या रह गई है। इन अधिकतम सदस्य 550 में से राज्यों में 530 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ऐसा संविधान में लिखा है। वहीं संघ शासित प्रदेश या यूटी से 20 से अधिक सदस्य नहीं दिए जाएंगे, ऐसा संविधान में लिखा गया है। इसके अलावा पहले तो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उनको अब 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगर हम वर्तमान सदस्य देखें, क्योंकि अधिकतम सदस्य संख्या है लेकिन वर्तमान में अधिकतम से कुछ कम है, तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 543 दी गई है। कितनी दी गई है? 543 दी गई है। इस 543 में से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, वहीं पर 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि लोकसभा गठन किस प्रकार होता है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और उनमें से राज्यों को कितनी सीटें दी गई हैं और वहीं पर यूपी को कितनी सीटें दी गई हैं। अब आप
देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया क्या है। अगर हम बात करें लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के लिए चुनाव प्रणाली के कई सिद्धांत हैं। इसमें पहला सिद्धांत है वह सिद्धांत है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगर दूसरे सिद्धांत की हम बात करें तो वह है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन? प्रत्यक्ष निर्वाचन। और अगला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अगर इनमें हम देखें कि क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं तो पहला सिद्धांत देख सकते हैं कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में इसका मतलब होता है कि पूरे देश को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा ताकि सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि एरियाज में अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरे देश को एक इकाई न मानकर बहुत सारी इकाइयों में बांट दिया जाएगा और उन सब इकाइयों को मिलकर क्या होगा, उनसे जैसे फिरोजाबाद है एक जिला है, आगरा है एक जिला है, दिल्ली है, दिल्ली को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया, मथुरा है एक जिला है, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इनसे अलग अलग प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे। जैसे हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, तो अब वो प्रतिनिधित्व किसका करेंगी? मथुरा का करेंगी। मथुरा की जो समस्याएं होंगी उनको संसद के पटल पर रखेंगी। समझ में आ गया? संसद के पटल पर रखेंगी। उससे क्या होगा, पूरे देश को पता चलेगा कि वास्तव में मथुरा में कैसी समस्याएं चल रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। मतलब हर जिले से एक एक प्रतिनिधि, हर एक प्रादेशिक क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुन के जाता है और वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो कह सकते हैं कि अगर फिरोजाबाद एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है तो इससे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। कितना चुना जाएगा? एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। बहुत ज्यादा समझने वाली बात भी नहीं है इसमें। अगर तीसरी बात करें प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि सीधे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को इसमें भेजा जाता है। मतलब लोकसभा में प्रतिनिधि जाएंगे वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जब भी सीधे जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएं तो ध्यान रखना उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे। क्या कहते हैं उसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन के चुनाव की सिद्धांत या प्रणाली क्या है और इसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन से किस किस को चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्लास के आगे बढ़ेंगे तब इन सब क्वेश्चनों के आंसर भी आपको दे दूंगा। तब तक आप कमेंट करके इन क्वेश्चनों के आंसर मुझे बताइए। आगे देखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अर्थात पहले खंबा चुनने की पद्धति। इसका मतलब है कि चुनाव में जिसे सबसे अधिक वोट मिलेंगे वह विजयी माना जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमें पता था, लेकिन आज आपकी आंखें खुलेंगी। क्या खुलेंगी? आपकी आंखें खुलेंगी। इसमें कोई कोटा नहीं होता। अर्थात मान लीजिए, दिख रहा है, मान लीजिए कि एक संसदीय क्षेत्र है जिसमें क्या है 50 प्रत्याशी खड़े हैं। ये क्या है? प्रत्याशी। 50 प्रत्याशी खड़े हैं। 50 इसमें वोटिंग कितनी है? वोटिंग है 500। वोटिंग कितनी है इसमें? 500 की वोटिंग है। मान लीजिए जो विजेता होगा उसे 50 वोट मिले। कितने वोट मिले? क्योंकि 50 लोगों में अगर 500 को बांटा जाएगा तो प्रत्येक के हिस्से में आनुपातिक एवरेज के हिसाब से 10-10 वोट आएंगे। तो अगर एक को विजेता को 50 मिले तो उसे 50 का मतलब 500 का 10% प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी क्या होगा? ये विजेता होगा। कौन होगा? ये विजेता होगा। क्या एक बात बताइए, जिसे 10% वोट मिले हैं क्या वो 500 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता? नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसे विजेता माना जाएगा। इसे कहते हैं पहले खंबा चुनने की पद्धति या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब आप यहाँ समझें
सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसमें एक अनुच्छेद है 326, आर्टिकल क्या है 326। इसमें कहा गया है प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसके आधार पर होगा? प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा। इस पर होगा, वयस्क मताधिकार पर होगा। अनुच्छेद 326 में दिख रहा है क्या? अनुच्छेद 326 में पहले क्या था? 1988 से पहले क्या था? इसमें वयस्क मताधिकार की जो आयु थी वो थी 21 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी। मतलब अगर पूछे कि मूल संविधान में वोट डालने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। फिर आए इंदिरा गांधी के लाल। कौन आए? इंदिरा गांधी के लाल। क्या नाम था उनका? राजीव गांधी। राहुल गांधी सोनिया गांधी के लाल है। समझ में आ गया? लाल के लाल है। हाँ, सोनिया गांधी के लाल है अर्थात इंदिरा गांधी के लाल के लाल, मतलब लाल स्क्वायर है। वो क्या है? लाल स्क्वायर है। 1988 से पहले 21 वर्ष थी। राजीव गांधी को लगता था कि अगर मैं 18 वर्ष कर दूंगा, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, राजीव गांधी भी युवा हैं, तो और अगर युवाओं को और वोट मिलेगा तो क्या होगा? युवा मुझे ही वोट देंगे। क्या करेंगे? युवा वोट मुझे ही देंगे। और उन्होंने एक संविधान संशोधन किया। वैसे तो मैं आपको पहले वह संविधान संशोधन बता चुका हूँ। 1988 के बाद क्या हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ और आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष वोट डालने की आयु। उसकी वोट डालने की आयु। अब आप कितनी आयु है आपकी वोट डालने की आयु? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा उन्होंने किया था। करने के बाद भगवान को प्यारे हो गए, एक बम लगाकर उन्हें उड़ा दिया गया युवाओं द्वारा। आपको पता ही होगा, चुनाव प्रचार में थे, उसमें एक महिला उन्हें हार पहनाने आई और उनके जीवन को हर ले गई। समझ में आया? हार से हर ले गई। कितना अच्छा टाइम लगा बना। हार से हर ले गई। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है कि वोट वही डाल सकता है। क्या लिख रहा हूँ? वोट वही डाल सकता है जो भारत का निवासी हो, नागरिक हो। निवासी नहीं, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा अनिवास, भ्रष्टाचार, विकृत मस्तिष्क या फिर दिवालिया के आधार पर उसे वोट डालने का अधिकार उससे छीन ना लिया गया। समझ में आ गया? ऐसा ना हो आप इतने उत्पादी हो कि सरकार ने कहा तुम वोट ही ना डालो। अच्छा है, तुम वोट डालने जाओगे और वहाँ पे हंगामा करोगे, तो ऐसा करो कि इसको वोट ना दो। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो एक लड़की है, वो हमेशा मोबाइल चलाती रहती है, उसकी मम्मी कहे बेटा तुम मोबाइल वापस करो, तुम नहीं पढ़ सकती, तुम वैसे ही पढ़ो। समझ में आ गया? तो ना तो तुम वीडियो देखती हो ना और पढ़ाई करती हो, तो ऐसा ना हो। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ABCD में मैं नाम लेता हूँ। मान लो ए नाम की लड़की है, तू कहाँ सुता रहता है? देखिए अब हम देखेंगे लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन। लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन मतलब परिसीमन का मतलब क्या होता है? जो लोकसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन राज्यों के बीच कैसे किया जाए, उसके अलावा राज्यों के भीतर कैसे किया जाए। कुल मिलाकर परिसीमन का इतना सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश को अगर 80 सीटें मिली हैं तो किस सिद्धांत पर मिली हैं? क्या उसी सिद्धांत के आधार पर मध्य प्रदेश को, गुजरात को,
मणिपुर को सभी को एक ही सिद्धांत पर सीटें मिली हैं या अलग अलग सिद्धांत पर सीटें मिली हैं, तो परिसीमन क्या करता है, राज्यों के बीच सीटों का आवंटन होता है तो समान सिद्धांत के आधार पर सीटों का आवंटन करता है। अगर हम ये समझें कि परिसीमन का अर्थ क्या होता है तो हम समझ सकते हैं परिसीमन का देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह विभाजित करना कि क्षेत्रगत और जनसंख्यागत आधार पर देश के नागरिकों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। मतलब इस प्रकार लोकसभा की सीटें राज्यों के बीच, इसके अलावा राज्यों के भीतर इस प्रकार बांटना कि सभी क्षेत्रगत लोगों को और सभी जनसंख्यागत आधार पर ऐसा ना हो कि फिरोजाबाद को सीट ही ना मिले। अगर फिरोजाबाद को सीट नहीं मिली तो फिरोजाबाद का जो क्षेत्र है वो बेचारा लोकसभा से क्या कह सकते हैं वंचित रह गया। क्या रह गया? वंचित रह गया। और यहाँ की जनसंख्या भी हमारे चंद्रसेन से वंचित रह जाती है। चंद्रसेन कौन है? फिरोजाबाद के लोकसभा के सदस्य हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप याद कर लें, नहीं तो कुछ क्या होगा, किसी कोई अपने बाबा के पल्ले पड़ जाएगा तो बाबा उसको दूध हो गए। अब क्या कहते हैं परिसीमन का सिद्धांत 81 में परिसीमन के 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो राज्यों के बीच सीटों का आवंटन, एक राज्यों के भीतर सीटों का आवंटन। राज्यों के बीच सीटों का आवंटन किस पद्धति से किया जाएगा? उस तरीके से किया जाएगा जिससे कि सभी राज्यों को बराबर सीटें मिल सके। अगर हम जनसंख्या के आधार पर करते हैं तो सभी राज्यों में उसी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करना होगा। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि 1 करोड़ और 4 सीटें मिलेंगी तो 20 करोड़ को कितनी सीटें मिलेंगी? 20 करोड़ को कितनी सीटें मिलेंगी? 80 सीटें। कितनी मिलेंगी? 80 सीटें मिलेंगी। बात समझ आ गया? 1 करोड़ पर अगर 4 सीटें मिलती है तो 20 करोड़ पर 80 सीटें मिलेंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश को 80 सीटें मिली हुई हैं, क्योंकि 1975 की जनसंख्या के अंदर 20 करोड़ जनसंख्या रही होगी। राज्यों के भीतर सीटों का आवंटन से वैसे ही होगा कि आप मानिए अगर एक निर्वाचन क्षेत्र पर तो इतने जनसंख्या के इतनी जनसंख्या में मान लो कि 50 लाख जनसंख्या पर एक सीट मिलती है तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों को यथासंभव 50 लाख पर ही एक सीट मिलेगी। सेम राज्यों को भी एक समान सिद्धांत होना चाहिए और राज्यों को इसके अलावा राज्यों के भीतर भी एक समान सिद्धांत होना चाहिए। उसी प्रकार है जिस प्रकार आपका घर के बाहर व्यवहार और घर के अंदर का व्यवहार होता है। जब आप घर के बाहर होते हैं तो कहते हैं आइए सर, बैठिए सर, तो घर में होते मैं ना कर पाऊँ, मैं ना खा लो, मैं ना पी लो। समझ में आ गया? तो आप घर पर सबके संग ऐसे बात करते हैं। जब खड़ी बोली बोलते हैं, मानक हिंदी बोलते हैं, घर के बाहर सबके साथ मानक हिंदी की बात करते हैं। सेम वैसी स्थिति इसमें है। आपको इतना समझ में आ गया? तो अब हम पढ़ेंगे परिसीमन आयोग के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, मैंने आपको यहाँ नहीं समझा पाया कि ये सिद्धांत तो है, लेकिन एक 31वां संविधान संशोधन 1973 किया गया। क्या किया गया? 31वां संविधान संशोधन 1973 किया गया और इसमें एक परंतु जोड़ा गया। 81 में क्या जोड़ा गया? 81 में परंतु जोड़ा गया। इस परंतु को जोड़ा गया और इस परंतु को क्यों जोड़ा गया? कहा गया कि ये जो राज्यों के सीटों का आवंटन का समान सिद्धांत है, ये सिद्धांत उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। बात समझ में आ गया? कौन सा सिद्धांत? यह सिद्धांत उन राज्यों पर लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया 31वां संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से 81 का परंतु जोड़ा गया। उसमें लिखा है जनसंख्या अगर 60 लाख से कम है तो उन सिद्धांत कम से कम है तो उन पर यह सिद्धांत यह लागू नहीं होगा। उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये बोर्ड को करने का ऐसा आता है ना, ठीक है सर, चालू हुए। यदि परिसीमन आयोग की इतिहास की बात करें तो आप एक बात समझिए कि 1947 में देश आजाद होता है। 1951 में
पहली जनगणना होती है आजादी इसकी, आजाद भारत की पहली जनगणना, पहली जनगणना। जब आजाद भारत की पहली जनगणना होती है तब से लेकर 1971 तक लगातार 1971 तक लगातार क्या हुआ, परिसीमन आयोग का गठन होता रहा। परिसीमन आयोग का गठन होता रहा। 1951 से लेकर 1971 तक परिसीमन आयोग का गठन होता रहा। लेकिन था क्या 1952 में, क्या था 1952 में 1952 में भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। 1952 में भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत पहला ऐसा देश है जिसने सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण की सबसे पहले शुरुआत की थी। इसके बाद अन्य देशों ने शुरुआत की, सबसे पहले किसने की थी, भारत सरकार ने की 1952 में। अब जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अगर हम भारत को दो भागों में बांट कर देखें, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम अधिक सफल रहा, वहीं उत्तर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम विफल रहा। कैसा रहा, विफल रहा। जनसंख्या नियंत्रण में क्या हुआ, दक्षिण राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा, वहीं उत्तर भारत के राज्यों का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। अब आपको जो पता है कि दक्षिण राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा, उत्तर राज्यों का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, और जो आपकी लोकसभा में सीटें दी जाती है वो जनसंख्या के आधार पर दी जाती है, जनसंख्या को आधार बनाया जाता है। अब एक बात बताओ, दक्षिण के राज्य थे, उन्होंने अच्छा कार्य किया था या बुरा? अच्छा कार्य किया था। ये अपने राज्यों का विकास कर रहे थे। क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगा रहे थे। उत्तर भारत में विकास पैदा हो रहे थे। बात समझ में आ गया? इतने बच्चे पैदा किए जा रहे थे, उनमें से कितने मोदी के विकास से पता नहीं, लेकिन ये विकास पैदा कर रहे थे, ये विकास कर रहे थे। बात समझ में आ गया क्या? तो अब अगर इनको नुकसान हो तो क्या ये जनसंख्या को रोकने का प्रयास करेंगे? है? उत्तर भारत में तो फायदा हो रहा है, बच्चे अधिक पैदा करो, लोकसभा अधिक प्रतिनिधित्व, इसका फायदा क्या होगा, लोकसभा में उत्तर भारत के राज्यों का प्रभुत्व हो जाएगा। अब उत्तर भारत के राज्य जाएंगे उसे प्रधानमंत्री बनवा देंगे। ऐसे में स्थिति बिगड़ जाएगी, ऐसा ना हो। इसके लिए क्या किया गया, दक्षिण राज्यों को भरोसा दिलाने के लिए कि आप अगर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को बेहतर तरीके से चलाएंगे तो आपका लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। तो क्या होगा, इसी चीज को समझे यहाँ पर, जगह नहीं है। दक्षिण राज्यों का प्रदर्शन बेहतर था, उत्तर राज्यों का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम विफल ना हो जाए, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम विफल होने की संभावना थी। क्या थी, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम विफल होने की संभावना थी। इसी उद्देश्य विफल ना हो, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1976 में इस कब 1976 में क्या किया गया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या
नीति घोषित की गई। ये कौन सा दौर है? आपातकाल के समय। आपातकाल कब लगा था? 1975 में। घोषित कब हो रही है? 1975 में। आ कब रही है? 1976 से। लागू कब से हो रही है? 1976 से लागू हो रही है। अब एक बात बताओ, संभावना थी 1976 में क्या कर रही है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित कर रही है सरकार। अब इसके उद्देश्यों को प्राप्त करना है हमें, तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये परिसीमन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। क्या कर दी गई? परिसीमन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, अर्थात परिसीमन आयोग का गठन स्थगित कर दिया गया। क्योंकि परिसीमन आयोग क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है ये? संवैधानिक आयोग है। तो इसको अगर स्थगित करना है तो क्या करना होगा? संवैधानिक संशोधन। क्या करना होगा इसके लिए? संवैधानिक संशोधन करना होगा। अगर संवैधानिक संशोधन हमें करना है तो आप एक बात बताइए, कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? 368 का। इसका करेंगे क्योंकि संविधान संशोधन किसमें दिया है? अनुच्छेद 368 भाग 20 में। किसमें दिया है? भाग 20 में दिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए, लघु संविधान किसे कहते हैं? कमेंट करके बताएं। लघु संविधान किसे कहते हैं? अनुच्छेद 42 को। अनुच्छेद 42 को नहीं कहते हैं, संविधान संशोधन 42 को कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। कोई बात नहीं है, बोलते समय ऐसी गलतियां होना लाजमी है। लेकिन किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। तो अब इसको लागू करने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। और 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? अनुच्छेद 82 में और अनुच्छेद 81(3) में संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। देखिए, अगर हम देखें कि परिसीमन आयोग का हमारे देश आजाद होने तक कब क्या इतिहास रहा, इसमें हमने देखा कि परिसीमन आयोग का 1971 के बाद गठन नहीं किया गया। अब परिसीमन आयोग संवैधानिक आयोग है। क्या है? एक संवैधानिक आयोग है और इसका गठन नहीं किया जाएगा तो कोई ना कोई संविधान संशोधन हमें करना पड़ेगा। तो हमने पहला 42वां संविधान संशोधन किया 1976। जो 42वां संविधान संशोधन होता है वो क्या है? लघु संविधान। क्या कहते हैं इसे? लघु संविधान होता है। आपका एक काम है, आप मुझे कमेंट करके बताएं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अब तक संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है और मैंने जो पढ़ाया उसमें क्या क्या जोड़ा गया है। और 42वें संविधान संशोधन का जो संशोधन था उसका उपनाम क्या है? इसके अलावा यह कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखते हैं 42वां संविधान 1976 में हुआ। इसके में क्या किया गया? अनुच्छेद 81(3) में और अनुच्छेद 82 में संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करके स्थानों के आवंटन का जो आधार वर्ष था उसे 1971 ही रहेगा जब तक कि 2000 के बाद की पहली जनगणना ना हो जाए। ऐसा क्यों किया गया? जिससे दक्षिण भारत में राज्य जो जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम तेजी से चला रहे थे, वहीं उत्तर भारत के राज्य जनसंख्या नियंत्रण में विफल हो रहे थे। अब इस कारण क्या हो? दक्षिण राज्यों को नुकसान ना हो, इसलिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा 2000 के बाद तक की जनगणना तक। लेकिन यहाँ क्या हुआ? 2000 आते आते क्या हुआ कि उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण हो ही नहीं पा रहा था। लगातार जनसंख्या बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन दक्षिण भारत राज्य केवल जनसंख्या नियंत्रण ही नहीं कर रहे थे, उनके और विकास के कार्य भी करने लगे थे। अब उनको नुकसान ना हो, क्योंकि फिर उनको होने लगी कि भाई हमें कहीं नुकसान ना हो जाए। सरकार ने फिर ध्यान रखा कि ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है? देश में अराजकता आ सकती है, अराजकता ना आए इसके लिए क्या किया गया कि 84वां संविधान संशोधन किया गया। आप ऐसे कैसे याद करेंगे? 42 दूनी 84। 1976 में उत्तर भारत में जनसंख्या थी 2000 आते आते जनसंख्या लगभग दूनी हो गई थी, इसलिए 42 दूनी 84।
समझ में आ गया? जो विकास एक था अब वो विकास कितने हो गए थे? 2 हो गए थे उत्तर भारत में। जब 2 विकास हो गए थे 82वां संविधान शुरू 2000 में हुआ और इसमें फिर एक बात कही गई, इसमें कहा 81 में संशोधन किया गया और संशोधन करके लिखा गया 2000 के स्थान पर 2026 लिख दिया गया। मतलब राज्यों के बीच स्थानों को जो आवंटन है वो 2026 तक क्या रहेगा? 1971 की जनगणना के अनुसार ही होता रहेगा, ये लिख दिया गया। लेकिन 81 में संशोधन किया गया और सरकार ने समझा, केंद्र सरकार ने समझा कि एक काम किया जाए, हम राज्यों के बीच सीटों का आवंटन तो रद्द कर देते हैं 2026 तक, लेकिन राज्यों के बीच में जनसंख्या बढ़ रही है। भाई भले 80 सीटें हमने उत्तर प्रदेश को दी हैं, लेकिन 80 सीटों का जो आवंटन है पहले उत्तर प्रदेश में कम जिले थे, आज जिले बढ़कर लगभग 1.5 गुने हो गए हैं और जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में सीटों का आवंटन सही तरह व्यवस्थित कर दें, क्योंकि लगातार जिलों का विकास हो रहा था, गांव का विकास हो रहा था, क्षेत्र लगातार बढ़ रहे थे और लगातार आबादी बढ़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? राज्यों के भीतर निर्वाचित सीटों का विभाजन का आधार वर्ष 1991 की जनसंख्या क्या कर दिया? 1991 की जनसंख्या कर दिया। लेकिन संशोधन 2000 में हो रहा था और 2001 में नई जनगणना के आंकड़े आने थे, तो सरकार ने सोचा कि अरे हमने गलती कर दी, 1991 जनगणना को आधार बना लिया, ये तो लेटेस्ट है ही नहीं। जब 10 साल पहले जनसंख्या थी, आज उससे हमको तो 20-25 करोड़ ज्यादा हो गए। तो सरकार ने क्या किया? 87वां सीए 2003 किया और जो 1991 था उसके जगह क्या लिख दिया? 2001 लिख दिया। कहा कि 2001 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, किसके लिए? राज्यों के भीतर निर्वाचित क्षेत्रों के विभाजन के लिए। ये ऐसा किया गया। तो अब ये कर दिया, अगर राज्यों के भीतर निर्वाचन करना है तो क्या करना होगा? हमें एक 2002 में परिसीमन आयोग का गठन करना होगा। तो 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जस्टिस कुलदीप सिंह। कौन बनाए गए? जस्टिस कुलदीप सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। इनका कार्य क्या था इस परिसीमन आयोग का? कि राज्यों के भीतर क्या करना था इसका? राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना था, लेकिन इसमें कुछ राज्यों को छोड़ दिया। जैसे छोड़े गए राज्य असम थे, अरुणाचल प्रदेश थे, मणिपुर थे, नागालैंड थे, झारखंड और जम्मू कश्मीर राज्यों को छोड़ दिया गया। इन राज्यों को छोड़ने के बाद जो बचा उसके भीतर क्या किया गया? उन्हें विभाजन किया गया। क्या किया गया? उन्हें विभाजन किया गया। अब इनको छोड़ने के बाद 449 सीटें, कितनी? 449 सीटें, सॉरी 499 सीटें कितनी बची? 499 सीटें बची। इनका क्या करना था? इनका पुनः राज्यों में आवंटन करना था, राज्यों को पुनः निर्धारण, इनका करना था पुनः निर्धारण करना था, पुनः निर्धारण करना था। अब इनका निर्धारण करना था तो निश्चित बात थी, इन बीच क्या हो रहा था? एससी की संख्या बढ़ रही थी, एसटी की संख्या बढ़ रही थी। अगर इनकी संख्या बढ़ रही थी तो इनमें से क्या किया गया? एससी की सीटें कितनी हैं और एसटी की सीटें कितनी हैं, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ी और संविधान में प्रावधान है कि इनकी परसेंटेज के अनुसार इन्हें सीटें मिलनी चाहिए। तो पहले इनकी सीटें थी 79, एसटी कितनी थी? 79। अब कितनी हो गई? वो 84। कितनी हो गई? वर्तमान में कितनी है? 84 है। वहीं पर एसटी की सीटें हैं जो 41 थी पहले, अब कितनी हो गई? 47 हो गई। ये थी पहले, ये है वर्तमान में। ये तो आप याद कर लेंगे, 79 से 84 ये पहले, ये वर्तमान में। समझ में आया? तो फिर आप गलत बताएंगे। और 41 और कितनी हो गई? 41 से 47 हो गई, 47 से 41 हो गई। सामान्य सीटें कितनी रह गई? सामान्य के लिए 412। कितनी रह गई सीटें? पहले की 423 थी, अब कितनी रह गई? इसकी 412। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? 423 से 412 रह गई। इसकी कुछ सिफारिशों को लागू कर लिया गया है, लेकिन कुछ सिफारिशें इसकी लागू सरकार ने नहीं की हैं। ये आपका यहाँ तक का क्या था? बायोडाटा था, आप इसको समझ सकते हैं। अभी भी अगर हम देखें तो हमारी सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना के अनुसार ही किया जा रहा है। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? अगर डाउट नहीं है तो आप इसे उतार सकते हैं। उतारने के बाद मैं आपको जो अब तक की सीटें हैं, कौन कौन सीटें हैं वो कराऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। और वो चीज़ क्या समझनी होगी? वो ये समझना होगा कि हाल फिलहाल में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया, परिसीमन आयोग 2020
2020 में गठन किया गया है। आप सोच रहे होंगे ये गठन तो जनगणना से पहले क्यों कर दिया, प्रत्येक जनगणना के बाद होना चाहिए। इसका कारण क्या है, एक धमाका हुआ था 2019 में। क्या हुआ था, एक धमाका हुआ था 2019 में, जो कहते थे हम देश बनेंगे, हम राष्ट्र बनेंगे, हम एक अलग देश हैं, जम्मू कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर बनेगा एक अलग देश। अच्छा, इतनी मजा है। पहले तो हमने लद्दाख अलग किया, जो राज्य का दर्जा था वो छीन लिया, उसे यूटी बना दिया। कहा कि भविष्य में आपको विधानसभा बनाएंगे आपके यहाँ। आपको पता क्या कहते हैं, अब कहते हैं विधानसभा बना दो, चुनावी करा दो। तो अब चुनाव कराने के लिए वहाँ परिसीमन आयोग गठन किया 2020 में, और 2019 में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम क्या आया 2019 में, क्या आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया। इसके तहत क्या हुआ, एक बना जेके और एक बना लद्दाख। क्या बना, लद्दाख बना, ये यूटी बनी। क्या बने, यूटी बनी। अब इनमें क्या करना था, सीटें डिसाइड करनी थी। जम्मू कश्मीर को दी गई लोकसभा की 5 सीटें और लद्दाख को दी गई लोकसभा में 1 सीट। कितनी सीट दी गई, इसके अलावा इसकी विधानसभा बनाई गई यहाँ पर, तो विधानसभा में 90 सीटें डिसाइड की गई। विधानसभा में 90 सीटें डिसाइड की गई। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था, किस तारीख को पता है किसी को? अरे 31 अक्टूबर को दिखाया है आपको, नहीं बताया था? वो दिन याद करो जब 31 अक्टूबर थी, जब मोबाइल जाम हो गए थे जम्मू कश्मीर में, छाती पीट पीट कर लोग चिल्ला रहे थे। एक आए थे मोटे से आदमी, भारी सी आवाज बोले थे, ध्यान दे देंगे इसके लिए। बात समझ आ जाए। तो ये परिसीमन आयोग का गठन की, इसके अध्यक्ष कौन थी? एक इसके अध्यक्ष थी, वो थी जस्टिस, उच्च न्यायालय की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। कौन थी? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। कौन थी? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई थी। कौन थी? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको हम लोकसभा में कितनी कितनी सीटें हैं उसकी एक लिस्ट बनवा देंगे। देखिए हम आपको राज्यसभा यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं इसकी एक लिस्ट बना दी है। इसको आप देख लीजिए एक बार, मैं एक बार बोल भी दूंगा, इससे आपको याद हो जाएंगी। आप इसे लिख अवश्य लें, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें सबसे अधिक हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, असम और झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मैं पूरा बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की 2-2 सीटें हैं, लद्दाख की 1 सीट है और शेष सभी राज्यों की 1 सीटें हैं। ये आपकी लिस्ट है। मैं आपको इस लिस्ट को हर वीडियो के शुरुआत में डाल दूंगा, टेलर में डाल दिया करूंगा कट करके, इससे आपको बार बार रिवीजन करने का मौका मिल जाए और इसे ही आप हनुमान चालीसा के रूप में याद करते रहें। इस प्रकार हनुमान चालीसा आपको याद रहता है, उसी प्रकार ये लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, तो आगे बढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। देखिए अगर लोकसभा की शक्तियों और कार्यों की बात करें, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। विधायी शक्तियों को पहले पढ़ा चुके। विधायी शक्तियां में क्या है, धन विधेयक आर्टिकल 110 में, वित्तीय विधेयक प्रकार 1 ये क्या है, केवल एलएस में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। जो धन विधेयक होता है
और जो वित्तीय विधेयक होता है वो केवल किसमें होंगे, लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। गैर वित्तीय विधेयक संविधान संशोधन है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। गैर वित्तीय विधेयक पर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक होगी। अनुच्छेद 108 के तहत इसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा और स्पीकर जगह क्योंकि लोकसभा में संख्या अधिक होती है राज्यसभा की अपेक्षा, इसलिए लोकसभा का पढ़ना इसमें भारी रहता है। अगर कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करें तो लोकसभा का होता है, कार्यपालिका लोकसभा का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब तक लोकसभा में मंत्रिपरिषद को विश्वास मत प्राप्त रहता है तब तक मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहती है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। अगर वित्तीय संख्या की बात करें तो मैं बात कर चुके हैं, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक प्रकार एक तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे अनुच्छेद 112 में बताया गया है वही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया जो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। इसमें सरकार को खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उस पैसे को यहाँ पर अलॉट किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। इसका मतलब यह कि प्रत्येक जो लोकसभा होती है 5 वर्ष के लिए गठित होती है। अब 5 वर्ष की गणना कैसे होगी, ये क्वेश्चन बनता है कि 5 वर्ष की गणना कैसे कब से होगी। अगर हम कहें प्रधानमंत्री शपथ लेता है उस दिन से होगी, या हम कहते हैं कि लोकसभा के प्रथम अधिवेशन या बैठक, इसमें क्या करना होता है, बहुमत सिद्ध करना होता है। बहुमत सिद्ध करना होता है। किस दिन से होगी इस बात का हमें आकलन करना होगा। अगर मैं आपको बता दूं 5 वर्ष की गणना हमेशा लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से होती है और लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से पहले प्रधानमंत्री शपथ ले लेता है। क्या ले लेता है? शपथ लेता है। शपथ लेने के बाद क्या होता है, सरकार बन जाती है। सरकार बन जाती है, सरकार बन जाती है। अब प्रथम अधिवेशन होता है और वहाँ यहाँ सरकार को सिद्ध करना होता है कि हम बहुमत में हैं, हमारी सरकार चलनी चाहिए। अगर यहाँ बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते सरकार गिर जाती है। यही कारण था कि 13 दिन बाद अटल जी की सरकार गिर गई थी। क्योंकि अगर पहले बहुमत सिद्ध करना होता तो 13 दिन बाद सरकार गिरने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अटल जी ने शपथ ली, एक माया मोही न जग मर गया शरीर, ऐसी एक महिला थी माया देवी। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ये कहा इन्होंने कब? अधिवेशन से पहले। कब कहा था? अधिवेशन से पहले। लेकिन जैसे ही ये सदन में पहुंची, क्या पहुंची? सदन में पहुंची, ये बन गई माधुरी दीक्षित। कौन बन गई? माधुरी दीक्षित। और इन्होंने कहा हम आपके कौन, हम आपके कौन, क्या कहा? हम आपके कौन। हाँ, और अटल जी सलमान खान नहीं बन पाए और माधुरी दीक्षित के रूप में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया और सरकार गिर गई। समझ आ गया? उसके बाद 13 महीने चली और फिर पूरी 5 साल की सरकार चली थी। लेकिन यहाँ पर गिर गई थी क्योंकि मायावती ने पूछा हम आपके कौन। उससे पहले क्या कहा था? हम आपके साथ हैं, हम साथ हैं। बात समझ आ गया? तो ये है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्या कोई लोकसभा गठित होने के बाद 5 वर्ष चले, ये गारंटी है? अगर वो गिर जाती है तो इसके कितने कारण हो सकते हैं? अगर मैं पूछूं 5 वर्ष से पहले एलएस का वेतन, एक तो कब हो सकता है जब क्या हो, सरकार एलएस में बहुमत खो दे। समझ में आ गया? एलएस बहुमत खो दे और ऐसा बहुमत खोए किसी पर बहुमत ही ना बचे और ऐसी स्थिति आ जाए कि नए चुनाव कराने हो। ऐसी स्थिति
दल है उन पर भी बहुमत नहीं है, कोई गठबंधन ऐसा नहीं बन पा रहा जो सरकार बना दे। दूसरा, प्रधानमंत्री मतलब सरकार क्या करे, प्रधानमंत्री या सरकार क्या करे, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि राष्ट्र को नए जनादेश की आवश्यकता हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को राय दे कि आप ऐसा करें कि नए चुनाव की घोषणा कर दें। क्या कर दें? घोषणा कर दें, मतलब देश को नए जनादेश की आवश्यकता हो। किसकी नजर में? सरकार की नजर में या प्रधानमंत्री की नजर में? ऐसा ही हुआ अटल जी की जब सरकार बनी तो अटल जी बहुत खुश थे, उन्होंने परमाणु बम भी फोड़ दिया था और इधर कारगिल की लड़ाई भी की थी, इसमें विजय प्राप्त भी की थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, प्याज महंगी हो गई थी, निकचोड़ आती है, जनता भूल जाएगी प्याज को, तो उन्होंने चुनाव करा दिए समय से पहले, और समय से पहले चुनाव कराए। बीजेपी वाले बहुत खुश थे लेकिन वो हार गए। प्याज बीजेपी को मार ले गई, इसलिए नरेंद्र मोदी ध्यान रखते हैं टमाटर महंगा हो जाए प्याज नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाए? टमाटर महंगा हो जाए, मिर्च इतनी महंगी हो जाए कि मिर्च खाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी रेट सुनकर ही क्या हो, सी की आवाज आए। कैसी आवाज आए? सी की आवाज आए। समझ में आ गया? रोस्टेड भाई। हाँ, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थिति भी आती है कि 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है। क्या कर सकता है? कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है। अनुच्छेद 83(2) में लिखा हुआ है, यदि आपातकाल लगा हुआ है। क्या है? आपातकाल लगा हुआ है तो संसद क्या कर सकती है? लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, और जब बढ़ाएगी तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाएगी। कम से कम, अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाएगी? कम से कम नहीं, अधिकतम कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाएगी, फिर 1 वर्ष बाद फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये ऐसा किया भी गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया जब आपातकाल लागू था, और लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया गया। आपको बताएं 42वें संविधान में जो जो ऊटपटांग काम किए गए थे उन सबको कहाँ सुधारा गया? जिन्होंने आपातकाल में खाए थे डंडे। डंडे किसने खाए थे आपातकाल में? जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने। तो 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके माध्यम से पुनः लोकसभा कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। तो 83(3) में क्या लिखा हुआ है, इधर देख रहे हैं 83(2) में लिखा हुआ है, आपात काल में अवधि बढ़ाई जा सकती है। 42वां सीए कब किया गया था? 1976 में। आपात काल के समय अवधि कितनी कर दी गई? 5 से 6 वर्ष। कितनी कर दी गई? 6 वर्ष कर दी गई। इस अवधि को 44वें सीए 1976 में पुनः 70 में पुनः 5 वर्ष, कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आप लोग फटाफट डाल लीजिए। देखिए, आज हमने लोकसभा के बारे में भिन्न चीजों को पढ़ा, विभिन्न टॉपिकों को समझा। अगर लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन दोनों के बारे में जो रह गया है वो हम कल पढ़ेंगे। इसके अलावा संसद के अन्य टॉपिकों को भी हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम विस्मित सिंह यादव और आप देख रहे थे अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आसपास सफाई रखें और पर्यावरण से प्रेम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।